हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 30 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 29 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला सवाल है, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है, क्या नाम है? उत्सादन, संघनीकरण, अवक्षेपण, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, उत्सादन अर्थात ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है उत्सादन या फिर ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो किसी पदार्थ को बिना तरल बने ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करना ऊर्ध्वपातन या उत्सादन कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उत्सादन देकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज किया है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को क्यों पढ़ना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कितना क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, कितने ईजी होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप अनुभव कर सकें। बाकी तो सब क्वेश्चन दोबारा तो पूछेगा नहीं, हाँ फिर भी एक दो क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं प्रीवियस ईयर से, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने से बहुत कुछ हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस लेवल का पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से कन्फ्यूज किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग को प्रीवियस ईयर पेपर पढ़नी चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग प्रीवियस ईयर पेपर को क्वेश्चन देखते ही नहीं हैं, तो कोशिश करना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर को मन से पढ़ना चाहिए और डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ फिर बाकी ऑप्शनों को भी डिस्कस कर लेते हैं और समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए, तीन अवस्था है मेरे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस, अर्थात ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये डायग्राम बहुत इजी डायग्राम दिया हुआ है। जैसे आप देखें यहाँ पर कि सॉलिड, सॉलिड से हम कहाँ जा रहे हैं? लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड जा रहे से क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मेल्टिंग अर्थात गलन कहेंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लिक्विड से जा रहे हैं गैस की तरफ तो इसे क्या कहेंगे? इवापोरेशन कहेंगे, अर्थात इसे वाष्पीकरण कहेंगे। इसी तरीके से गैस से हम कहाँ जा रहे हैं? सॉलिड की तरफ, तो इसे कहा जाता है डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन अर्थात निक्षेपण कहेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे निक्षेपण दिया हुआ था, क्या? अवक्षेपण, निक्षेपण, अवक्षेपण। ठीक है, अब आगे देखिए, उल्टा चलते हैं। अब हम लोग इधर से चलते हैं, तब क्या हो रहा है तो देखिएगा ध्यान से। अगर हम सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे हैं तो इसे कहेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड से सीधे गैस, अगर कोई पदार्थ है जो कि सॉलिड से सीधे क्या बन रहा है? गैस बन रहा है, तो उसे सब्लिमेशन कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब गैस से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सीधे लिक्विड की तरफ। गैस से लिक्विड बन रहा है, जैसे जो वर्षा होती है ना, संघनन के माध्यम से, तो उसे ही कहा जाता है कंडेंसन। ठीक है, तो अगर गैस से कोई पदार्थ, गैस से सीधे क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है, तरल बन रहा है, तो उसे कंडेंसन कहेंगे। अब आगे देखिए, लिक्विड से क्या बन रहा है? सीधा सॉलिड बन रहा है, अर्थात ठोस बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहेंगे, अर्थात जमना कहेंगे इसे। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इजी तरीक़े से डायग्राम दिया हुआ है, बहुत इजी डायग्राम है, बस इसको आपको देखना है। यहाँ पर 6 वर्ड आपका क्लियर हो जाएगा कि मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, इवापोरेशन क्या है, कंडेंसन क्या है, डिपोजिशन क्या है और सब्लिमेशन क्या है। ये 6 शब्द जो है आप आसानी से इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर इंग्लिश देखना है तो यहाँ देखिए और हिंदी देखना है तो यहाँ देखिए। ठीक है, वहाँ पे देखिए ऊर्ध्वपातन को उन्होंने दे रखा था उत्सादन, लेकिन आप इंग्लिश में देखेंगे तो सब्लिमेशन ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर पढ़िए। ठीक है, यहाँ से बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। बस कुछ नहीं, आप लोग को यहाँ पर यही समझना है कि गैस से सीधे हम कहाँ जा रहे हैं? ठोस में, तो इसे निक्षेपण कहेंगे। अगर ठोस से सीधे गैस बन रहा है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक ना, अगर गैस से क्या बन रहा है? द्रव बन रहा है, गैस से द्रव बनने से संघनन कहेंगे, और द्रव से अगर गैस बन रहा है तो इसे वाष्पन कहेंगे। अगर द्रव से ठोस बन रहा है, ठीक है, इसे हिमीकरण कहेंगे। अगर ठोस से द्रव बन रहा है तो इसे गलन कहेंगे। बस इतनी सी बात है। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। ऑप्शन है पारा,
ब्रोमीन, सोडियम एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दे सकते हैं, यहाँ पर किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन पारा। अगर धातु पूछे आपसे तो पारा होगा, अगर अधातु पूछे तो ब्रोमीन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु क्या का नाम क्या है? पारा है। जबकि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली अधातु का नाम है ब्रोमीन। ठीक है, जबकि सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है जिससे इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 3 ऑप्शंस क्लियर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? विस्फोटक, पेंट, घोलक एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी ऑप्शन, पेंट। ठीक है, जिंक ऑक्साइड एक खनिज यौगिक है जिसे ZnO के रूप में जाना जाता है। ZnO जिंक ऑक्साइड के रूप में, जो सफ़ेद पाउडर के रूप में ये बना होता है। यह पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का सर्वाधिक उपयोग रबर उद्योग में किया जाता है तथा दवाओं के निर्माण में भी इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, पेंट। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसी ईंधन की दक्षता इफिशियंसी खाली स्थान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन है उससे घनत्व, उससे कैलोरी मान, उसकी मात्रा एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैलोरी मान या फिर उसके कैलोरी मान इसका सही आंसर है। किसी ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ठीक है, और किसी भी ईंधन की दक्षता का जो कैलोरी मान है उसका जो मात्रक होता है वो होता है किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो ये मात्रक भी याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी ईंधन का जो उसमें मान होता है क्या होता है, मात्रक जो होता है वो होता है किलो जूल पर केजी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस ईंधन का सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है इस पृथ्वी पर। जैसे आप देखेंगे कि हम बात करें हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान कितना होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान होता है 1.5 लाख किलो जूल पर केजी। ठीक है, अगर आप 1 किलो हाइड्रोजन गैस का अगर जलाते हैं, दहन करते हैं तो आपको कितना उसमें मिलेगा, तो 1.5 लाख किलो जूल उसमें आपको प्राप्त होगा। ठीक है, वहीं याद रखिएगा पेट्रोल केरोसिन। ठीक है, पेट्रोल केरोसिन या इसे मिट्टी का तेल भी लिखते हैं, केरोसिन। और एक आप ले लीजिए डीजल ले लीजिए। ठीक है, डीजल। ठीक है, क्योंकि ये तीनों का देखेंगे जो उसमें मान होता है वो 45,000 किलो जूल होता है। ठीक है, अगर इन तीनों को अगर 1 किलो अगर जलाते हैं ईंधन के रूप में तो आपको कितना ऊष्मा मिलेगा, एनर्जी कितना मिलेगा, ऊर्जा कितना मिलेगा, तो 45,000 किलो जूल मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें मीथेन का, जिसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है CH4, इसे अगर आप 1 किलो इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेगा 50,000 किलो जूल। ठीक है, और लकड़ी में बात करें, लकड़ी अगर जलाते हैं किलो तो आपको मिलेगा 17,000 से लेकर के 22,000, डिपेंड करता है किस तरह का लकड़ी है। ठीक है, तो 17,000 से 22,000 किलो जूल उसमें मिलेगा आपको, लकड़ी जलाते हैं किलो तो। ठीक है, अगर कोयला का पूछ लिया जाए तो कोयला का अगर पूछ लिया जाए तो 25,000 आई थिंक 25,000 से लगभग 33-34,000 दिया हुआ है किताब में, NCERT बुक में, क्योंकि मैं क्लास 10th 8, 9, 10th का भी मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब डेटा मुझे याद है। ठीक है, क्योंकि मेरा रेगुलर क्लास ही रहता है 8, 9, 10th का मैं बेसिक पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैथ और साइंस।
तो यहाँ से मुझे ये डेटा वहाँ से मुझे बहुत ईजी याद रहते हैं। ठीक है, तो ये सब डेटा आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आसान से सवाल हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी ईंधन की दक्षता खाली स्थान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है तो उसे कैलोरी मान से व्यक्त की जाती है, और इसका जो मात्रक होता है वो किलो जूल पर केजी होता है, अर्थात किलोग्राम, केजी। ठीक है, इसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, सर्वाधिक पूछा जाए तो हाइड्रोजन होता है, 1.5 लाख किलो जूल उसमें मिलता है 1 किलो जलाने पर। ठीक है, और गोबर का अगर उपला पूछ लिया जाए तो उसमें 6 से 8 हज़ार मिलता है। गोबर का उपला जो होता है ना, जो गांव देहात में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो दीवार पर या फिर किसी पेड़ में देखते चिपका देते होंगे, जो टिकिया लगाना होता है ना, तो उसमें 1 किलो का जलाते हैं तो उसमें 6,000 से 8,000 उसमें आपको मिलता है किलो जूल के रूप में। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपसे एक आप लोग को कितने से हैं जो कमेंट करके बता सकते हैं कि आदर्श ईंधन किसे कहा जा सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 4-5 कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो आदर्श ईंधन होने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए एक ईंधन में, तो कम से कम 1-2 भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, क्लास 8 का साइंस का चैप्टर में आप वैसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। मैं बताने लगूंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है कोक, पेट्रोलियम, कोलतार, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है कोक। ठीक है, धातुओं के अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक का प्रयोग धातु कर्म प्रक्रिया में एक अपचायक कारक के रूप में होता है। ठीक है, इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है। साथ ही साथ जल, गैस और प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में भी कोक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रख सकते हैं। कोक कार्बन का एक रूप होता है। यह कठोर सरंध्र तथा भूरे काले रंग का पदार्थ है जिसमें लगभग 98% तक कार्बन होता है। ठीक है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है और जलने पर बहुत कम धुआं उत्पन्न करता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना 98% इसमें कार्बन है। ठीक है ना, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? फल है, विंटर ग्रीन तेल है या फिर पेट्रोलियम है, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका पेट्रोलियम। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु एक बंद वलय से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कॉलिफॉर्म क्या होते हैं? ऑप्शन है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, या फिर अति ठंड वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। ठीक, प्राणियों के पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कॉलिफॉर्म कहा जाता है। कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया भूसतह के जल में भी मिल सकता है, आपको मिट्टी में भी मिल सकता है और पौधे पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि खाने के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि क्या रीजन है? जिंक टीन की तुलना में महंगा है, टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में सवाल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक का प्रयोग हम लोग खाने के डब्बों पर प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। यह भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन का विषाक्त बना देता है, जहरीला बना देता है। बात समझ में आया? जिंक जो है ना, ये भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ रिएक्ट करके भोजन को जहरीला बना देता है, विषाक्त बना देता है। इसीलिए हम लोग खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है कि गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती हैं, कैसे होती हैं? चक्रीय होती हैं, विस्तारित होती हैं, रैखिक होती हैं, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है रैखिक होता है। ठीक है, गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था कैसी होती है? रैखिक होती है, लीनियर होता है। अर्थात यहाँ पे देखेंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। एक गुणसूत्र डीएनए का एक बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है और इसमें कई जीन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशेष प्रकार का स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है उसे एलील कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इस यहाँ पे मैंने डायग्राम रखवाया था लेकिन पता नहीं क्यों हट गया यहाँ से। चलिए फिर कभी इस डायग्राम के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए अगला सवाल है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, कौन सा है? प्लेलेट्स है, आरबीसी है, लिम्फोसाइट है, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन अर्थात लिम्फोसाइट। अच्छा, ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर के संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। ये हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग आप देखेंगे तो 20 से 40% होती हैं जो हमारे परिसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फोइड अंगों में पाए जाते हैं। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स इसको कहते हैं। आरबीसी का जो काम होता है वो ये होता है, ये क्या करता है ना, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है और ये रक्त का लगभग देखेंगे तो 45% हिस्सा बनाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं और रक्त का लगभग 45% हिस्सा होती है आरबीसी का। ठीक है, और प्लेलेट्स के बारे में बात करें तो ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, एक प्लाज्मा पूछा जाता है तो प्लाज्मा क्या होता है? ये रक्त का तरल भाग होता है जो लगभग 55% होता है। अगर प्लाज्मा के बारे में पूछे आपसे, ठीक है, तो ये रक्त का तरल भाग है जो कि लगभग 55% होता है। इसको सिंपल सा ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर हम रक्त लें तो सबसे पहले रक्त को दो भागों में बांटिए। ठीक है, एक हो जाएगा आपका प्लाज्मा जो कि 55% है और दूसरी तरफ रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं जो कि ये 45% है। ठीक है, अब इसे रक्त कणिकाओं को तीन भागों में बांटिए। ठीक है, कौन कौन सा? एक हो जाएगा आपका आरबीसी, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी और एक तीसरा है आपका प्लेलेट्स या फिर रक्त विमाणु भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये रक्त को आप बांट सकते हैं। प्लाज्मा रक्त का ही भाग है जो कि 55% होता है, रक्त कणिकाएं जो कि 45% होता है। प्लाज्मा में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, रक्त कणिकाओं के बारे में याद रखना है, इसको तीन भागों में बांट सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेलेट्स। जैसा कि प्लेट्स के बारे में बताया ना कि ये कोटिंग करने का काम करता है, थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, और ये आपका शरीर का प्रतिरोधक क्षमता से काम के रूप में काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी, जिसमें होता है लिम्फोसाइट, जबकि आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृक कोशिका होती हैं, कैसे होती हैं? आगुणित होती हैं, द्विगुणित होती हैं या फिर त्रिगुणित होती हैं, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृक कोशिका द्विगुणित होती हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ब्रायो जो फाइट होता है ना, ये एक पौधे का एक समूह होता है जिसमें संवहनीय वाहिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ऑप्शन है अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसाम्ल का, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ग्लूकोज।
ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अगर पूछ लिया जाए आपसे तो बताना है C2H12, ठीक है, O6, ठीक है, C2, माफ़ कीजिएगा C2 नहीं होगा, C6 होगा यहाँ पे, C6H12O6 होता है, ठीक है। और ये जल में घुलनशील होता है और इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। चीनी का भी सूत्र कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। चीनी का सूत्र अलग होता है ना, थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है, जैसे कि ये कहीं ना ग्लूकोज का ही सूत्र है, लेकिन चीनी का सूत्र थोड़ा अलग होता है। C12H22 और O11, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, ये है ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, जबकि चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। सवाल है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। ऑप्शन है क्रोमोसोम, आरएनए, जीन, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका जीन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जीन हो जाएगा इसका सही आंसर। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह जीन है। जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होते हैं, जिनको विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है, जैसे पुरुष या महिला, लिंग व आँख का रंग इत्यादि कैसा होगा, ये सभी चीज़ इसी में कोड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रख सकते हैं, अब हमने कहा ना कि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से इसे देखा जा सकता है। अब खुद सोचिए कि एक हमारे बॉडी में जो सेल होता है ना, इतना सूक्ष्म होता है कि हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अब उसके अंदर देखिए क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारा केंद्रक है कोशिका के अंदर, और इसी केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये कोशिका है आपका, कोशिका के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम्स के अंदर फिर क्या है, डीएनए है, और इसी डीएनए के अंदर ये जो दिख रहे हैं आप, ये वाला संरचना जो दिख रहे हैं, इसी के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। तो अब सोचिए जीन को देखने के लिए कितना शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। देख रहे हैं, एक कोशिका है जो अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अब उसके अंदर में न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोजोम्स है, उसी के अंदर डीएनए है, और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। अब सोचिए यही जीन को आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए कितना शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी देखने के लिए, ठीक है। और ये देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति में लगभग कितने जीन्स होते हैं, 20,000 जीन होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए सवाल यहाँ से भी बन सकता है, कैसे बन सकता है देखिएगा ध्यान से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कहाँ मिलेगा, ये सेल में पाया जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोमोजोम्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, डीएनए में, जीन में, या फिर न्यूक्लियस में, है ना, तो ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि क्रोमोजोम्स किसके अंदर है, ये न्यूक्लियस के अंदर है। अगर न्यूक्लियस नहीं है और अगर ऑप्शन में सेल है तो सेल भी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी ध्यान आप रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर के आकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। सवाल है, मानव शरीर के आकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है, कैसा होता है, दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड या फिर कह सकते हैं बहुल शर्करा है, जो ग्लूकोज के कई अणुओं के आपस में जुड़ने से बना होता है ये, ठीक है। ये जानवरों, कवक और बैक्टीरिया में भंडारण ऊर्जा के रूप में ये प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, पॉलीसेकेराइड, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, दिए गए ऑप्शन विकल्पों में से। ऑप्शन दे रखा है, ऊर्जा स्रावित होती हैं तथा एडीपी के रूप में भंडारित होती हैं, ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती हैं, ऊर्जा स्रावित होती हैं तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती हैं, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर फिलहाल है सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी ऑप्शन। ऊर्जा स्रावित होती हैं और ये किस रूप में भंडारित होती हैं? एटीपी के रूप में। ठीक है, भोजन के ऊर्जा निर्गमन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर से अवशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना, इसमें सभी प्रक्रिया इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका आप चाहें तो यहाँ पे समीकरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाता है? C2H12 और O6। बार बार हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, C6H12O6। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? रिएक्ट करता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है और क्या बनाता है? ये बनाता है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, साथ ही साथ जल भी बनाता है, H2O बनाएगा और साथ में ATP के रूप में बनाएगा। ठीक है, ATP। ठीक है, और यहाँ पे ऊर्जा भी बनता है। ठीक है, ATP के रूप में ऊर्जा बनता है, लगभग आप देखेंगे तो 673 KCl के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये CO2 भी बनता है, H2O भी बनता है और ATP भी बनता है। इसे आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस से किया हुआ नहीं है। समीकरण हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिलहाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊर्जा स्रावित भी होती हैं और ATP के रूप में ये भंडारित होती हैं श्वसन प्रक्रिया के दौरान। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसे क्या कहते हैं? पेप्सिन, पैराऑक्सीडेज, एमाइलेज, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है आई थिंक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है, मिश्रित होता है। यह एक लारयुक्त एंजाइम होता है। मुख में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम की स्रावित करती हैं। यह भोजन में मौजूदा स्टार्च को पचाता है और स्टार्च या फिर इसे कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, कहिए का पाचन का ये मुख में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है। ठीक है, अगला सवाल है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है थायमिन, कोबालमिन, नियासिन, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कोबालमिन है। ठीक है, कोबालामिन अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो उपापचय कार्य तथा उनसे संबंधित कमी से होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो विटामिन के कुल 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको आप चाहें तो 2 भागों में बांट सकते हैं, एक जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील होता है उसे कह सकते हैं शॉर्ट में BC, विटामिन B और विटामिन C। ये दोनों हम देखेंगे कि ये जल में घुलनशील हैं। जबकि वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं तो याद किए होंगे आप लोग, कीड़ा के रूप में विटामिन K, विटामिन E और विटामिन D और विटामिन A अर्थात कीड़ा। ठीक है, इसे भी याद रख सकते हैं। तो ये है आपका वसा में घुलनशील, जबकि BC है ये जल में घुलनशील। ठीक है, इसके अलावा भी देखेंगे तो विटामिन B1, B2, B6, B12 इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो विटामिन A का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। विटामिन B1 का नाम थायमिन है। ठीक है, इसी तरीके से B12 का नाम साइनोकोबालामिन है। ठीक है, विटामिन C का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन D का नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन E का नाम है टेकोफोरेल और विटामिन K को बोलते हैं फिलोको, आई थिंक है फिलोक्विनोन कुछ करके है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है बट मुझे लगता है कि फिलोक्विनेन कुछ करके है यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है? यहाँ पे छूटा हुआ है। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन है शरीर रचना, अर्धसूत्री विभाजन या फिर अनुवांशिकी, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से अनुवांशिकी को संदर्भित करता है। ठीक है,
ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? तो याद रखना है जॉन ग्रेगर मेडल ने। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेडल ने इससे सबसे पहले आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। ठीक है, जिस कारण उन्हें आनुवांशिकता के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और उन्होंने किसका प्रयोग किया था? याद होगा मटर का पौधे का प्रयोग किया था, है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागतिक अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविक या फिर कोशिका विज्ञान। यहाँ पे जैविक होना चाहिए था, सूक्ष्म जैविक का। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन आनुवांशिकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है आनुवांशिकी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था महत्वपूर्ण 19 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।